हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपनी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है और इस स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना सीखेंगे। और इसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। हम एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे और इनमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं उनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द वॉल्फ एंड द लैम। वॉल्फ यानी भेड़िया और लैम कहते हैं मेमने को, यानी जो बकरी का बच्चा होता है उसको लैम कहते हैं। तो भेड़िया और मेमना इन दोनों के बारे में ये एक शॉर्ट स्टोरी है और यहाँ पर वॉल्फ और लैम दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज दोनों किसी ना किसी के ये एक नाम है। और नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के, चाहे वो किसी एनिमल का नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, तो किसी भी नेम को नाउन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इन a wild dense forest there was a naughty lamb। तो क्या मतलब हुआ? इन यानी में, ये जो इन है एक प्रेपोजिशन है। और कौन सा प्रेपोजिशन है? ये प्लेस की जगह यूज किया जाता है, यानी प्लेस की जानकारी के लिए इसका यूज करते हैं। इन यानी में, तो इसका मतलब है किसी जगह की बात हो रही है। अ वाइल्ड डेंस का मतलब होता है घना और फॉरेस्ट होता है जंगल। फॉरेस्ट यहाँ पर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वाइल्ड और डेंस ये दोनों वर्ड आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करते हैं जंगल को। जंगल कैसा है? घना है। वाइल्ड बेसिक कहते हैं जंगली, कोई भी जो जंगल में रहने वाली चीज होती है उसको हम वाइल्ड कहते हैं। और डेंस का मतलब होता है घना। तो इस तरह से एक घने जंगल में देयर वॉज यानी था। यहाँ पर जो देयर है, तो देयर का यूज इस कंडीशन में जब किसी नाउन की कि कहीं होने या ना होने की जब बात की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। तो देयर का यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो देयर वॉज यानी था। अ नॉटी लैम, एक शरारती मेमना। तो एक घने जंगल में एक शरारती मेमना था। तो यहाँ पर किसके कहाँ होने की बात हो रही? एक शरारती मेमने के जंगल में होने की बात कही गई है और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर देयर का यूज किया है। देयर वाज अ नॉटी लैम्प। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जब भी देखने को मिलेगा वहां पर आपको देयर का यूज करना है, यानी कोई कहीं पर था, जैसे एक एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। तो इस तरीके से देयर का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो नॉटी है वो भी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है लैम्प यानी मेमने को, और ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हिज मदर यूज टू वार्न हिम नॉट to go alone to far off places as it was not safe। तो इसका मतलब है हिज मदर, उसकी माँ, यूज टू वार्न। तो हिज मदर यानी ये आपका सब्जेक्ट है, उसकी माँ। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीजों का होना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट है हिज मदर, उसकी माँ। यूज टू वार्न का मतलब होता है चेतावनी दिया करती थी, यानी उसको धमकाया करती थी। तो जो काम पास्ट में हुआ करता है, तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए या तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यूज टू वार्न यानी चेतावनी दिया करती थी, पास्ट की बात हो रही है। हिम यानी उसको। नॉट टू गो का मतलब है ना जाने की। अलोन का मतलब होता है अकेले। टू एक प्रेपोजिशन है और एक स्थान से पहले यूज किया है। टू फार ऑफ प्लेसेस यानी दूर दराज की जगहों पर। यहाँ पर जो प्लेसेस है ये आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन यहाँ पर जो फार ऑफ है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई करता है प्लेस को। कैसे स्थान, कैसी जगह? दूर दराज की यानी फार ऑफ। और टू किसी भी स्थान से पहले टू का यूज किया जाता है एज अ प्रेपोजिशन। एज यानी क्योंकि, इट वॉज नॉट सेफ ये सुरक्षित नहीं था। उसकी माँ उसको
दूर दराज के स्थानों पर अकेले ना जाने की चेतावनी दिया करती थी क्योंकि ये सुरक्षित नहीं था। बट ही नेवर लिसन्ड टू हर। तो इसका मतलब है बट, लेकिन यहाँ पर बट एक कंजक्शन है और जो कि काम करता है कंट्रास्ट यानी विरोध में काम करता है, विरोधी सेंस दिखाता है। यानी उसकी माँ उसको ना जाने के लिए कहती थी और वो यानी उनकी बात ना मानकर वही काम करता था, तो इसीलिए यहाँ पर लेकिन लगाया हुआ है। ही नेवर, वो कभी नहीं लिसन बात सुनता था, टू हर यानी उनकी, लेकिन वो उनकी कभी बात नहीं सुनता था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट है, वो कभी उनकी बात नहीं सुनता था। वन डे ही वेंट टू अ स्प्रिंग टू ड्रिंक वाटर। तो वन डे यानी एक दिन, क्या है ये आपका एडवर्ब है, एक दिन टाइम को दिखाता है। ही यानी वह, वेंट गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म दिखे पास्ट इंडेफिनिट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और आपको किसी भी स्टोरी में ये दो सेंटेंसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ही वेंट, वो गया, टू अ स्प्रिंग, टू एक प्रेपोजिशन, आ स्प्रिंग यानी झरने के पास। तो ये जो झरना है आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक जगह है, एक प्लेस है, इसीलिए इससे पहले टू प्रेपोजिशन आया है। एक दिन वो एक झरने के पास गया, किस लिए गया? टू ड्रिंक, पीने के लिए, वाटर यानी पानी, पानी पीने के लिए। जस्ट देन अ वॉल्फ ऑल्सो केम देयर। तो जस्ट देन यानी उसी वक्त, कब की बात हो रही है? जब वो झरने के पास पानी पीने गया, तो उस वक्त की बात हो रही है। अ वॉल्फ एक भेड़िया, ऑल्सो यानी भी, केम आया, देयर वहां, उसी वक्त एक भेड़िया भी वहां आया। द वॉल्फ वॉन्टेड टू ईट दैट लैम्प। तो ये भेड़िया, द वॉल्फ यानी जो भेड़िया वहां आया उसकी बात हो रही है। भेड़िया, यहाँ पर देखेंगे वॉल्फ से पहले द आर्टिकल और यहाँ पर वॉल्फ से पहले आ आर्टिकल आया है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, जब कोई भी चीज अनिश्चित होती है, इंडेफिनिट होती है, फिक्स नहीं होती है, तो उससे पहले आर्टिकल ए एन आता है। लेकिन जब कोई भी चीज फिक्स हो जाती है तो उससे पहले द आता है। यहाँ पर एक भेड़िया आया, लेकिन अब जो दोबारा से उस भेड़िए के बारे में बात हो रही है, अब वो भेड़िया परिचित है, तो इसीलिए उससे पहले द का यूज किया। द वॉल्फ यानी वो भेड़िया, वांटेड यानी चाहता था। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये पार्ट आपका पूरा ऑब्जेक्ट में रहेगा। क्या चाहता था? टू ईट दैट लैम्प, यानी उस मेमने को खाना। यहाँ पर जो टू ईट है, ये आपका इन्फिनिटिव टू का यूज करके किया गया है, मतलब उस यूज किया गया है, क्योंकि टू ईट जिस तरह से जेरेंड होता है वैसे ही टू ईट होता है। ये इसका यूज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जा सकता है। हिंदी अनुवाद ना होता है, यानी टू ईट यानी खाना, उस भेड़िए उस मेमने को, वो भेड़िया उस मेमने को खाना चाहता था। बट अंडर द न्यू लॉ ऑफ द फॉरेस्ट नो वन कुड किल एनी वन विदाउट अ रीजन। बट यानी लेकिन, अंडर यानी अधीन, द न्यू लॉ का मतलब है नए कानून के अधीन या अनुसार। तो यहाँ पर आपका न्यू क्या है? एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लॉ आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का, तो जंगल के नए कानून के अधीन। नो वन यानी कोई नहीं, ये आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी है। नो वन यानी कोई नहीं, कुड किल मार सकता था, एनीवन किसी को, विदाउट का मतलब होता है बिना, अ रीजन किसी कारण के। लेकिन जंगल के नए कानून के कारण कोई भी किसी को बिना किसी रीजन के कारण नहीं मार सकता था। यहाँ पर कुड एक आपका मॉडल वर्ब है और कैन का पास्ट होता है। तो और इसका यूज जो है ना परमिशन के लिए और अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसका यूज परमिशन के लिए किया गया, यानी उनको परमिशन नहीं थी मारने की। एनीवन यानी किसी को, विदाउट आपका एक प्रेपोजिशन है यानी बिना, रीजन जो है आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कारण के। आगे देखिए, ही थॉट ऑफ अ प्लान टू किल द लैम एंड ईट हिम। ही थॉट उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान यानी एक योजना, उसने एक योजना सोची, किस बात की? टू किल यानी मारने की। ये आपका इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव का यूज किसी पर्पस के लिए किया जाता है। उसने जो योजना सोची वो किस बात की थी? मारने की थी। द लैम उस मेमने को, एंड ईट हिम और उसको खाने की। उसने उसे खाने की और उस मेमने को मारने की और उसे खाने की योजना सोची। ही वेंट टू द लैम,
एंड एक्यूज्ड हिम। ही वेंट, वो गया, टू द लैम्ब यानी उस मेमने के पास। ये आपकी V2 है, ये आपका सब्जेक्ट है, और टू द लैम्ब यानी ये मेमना, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो वो उस मेमने के पास गया एंड एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना, तो उसको उसके ऊपर दोष लगाया। एक्यूज्ड V2 है आपका ये, और हिम यानी उसके ऊपर, तो उस पर इल्जाम लगाया किस बात का? लैम्ब, यू आर मेकिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी। क्या कहा? यहाँ पर जो लैम है ये आपका एक वोकेटिव केस का नाउन है, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, यानी उसका नाम लेकर जब हम उससे बात करते हैं। उसने कहा मेमने, यू आर मेकिंग, तुम कर रहे हो द वाटर, पानी को, डर्टी यानी गंदा। यहाँ पर पानी के बाद हमें डर्टी पढ़ना पड़ेगा, यानी तुम पानी को गंदा कर रहे हो। कौन सा पानी? दैट आई एम ड्रिंकिंग, जो मैं पी रहा हूं। तो यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आर मेकिंग यानी वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और इसका हिंदी अनुवाद रहा है से करेंगे। तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? द वाटर यानी पानी को, डर्टी यानी गंदा। तो ये जो डर्टी है ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि क्वालिफाई करता है पानी को, और पानी क्या है? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर जो इतना पार्ट है आपका, ये क्या है? दैट आई एम ड्रिंकिंग, ये है आपका एडजेक्टिव क्लाउज। कौन सा है? एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज इसीलिए है क्योंकि ये पानी को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा पानी? जो मैं पी रहा हूं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें ये एडजेक्टिव क्लाउज है, पानी को क्वालिफाई करता है, जो मैं पी रहा हूं। द लैम्प पॉइंटेड आउट दैट द वाटर was flowing down from the side of the wolf and he could not dirty his water naturally। मेमने ने पॉइंटेड आउट यानी बताया, पॉइंटेड आउट का मतलब है व्यक्त किया या अपनी बात कही। दैट यानी कि द वाटर, पानी, वॉज फ्लोइंग, बह रहा था, डाउन यानी नीचे, फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल्फ यानी भेड़िए की साइड से नीचे बह रहा था, एंड ही कुड नॉट, और वो नहीं कर सकता था, डर्टी गंदा, हिज वाटर, उसके पानी को, नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो उसके पानी को गंदा नहीं कर सकता था। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब भेड़िए ने अपनी बात कही, ये है आपका V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां से जो दैट लगा है ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, और दैट एक कनेक्टर का काम करता है कि द वाटर वॉज फ्लोइंग डाउन। यहाँ पर वॉज फ्लोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हिंदी सेंस रहा था से इसको पढ़ते हैं, यानी पानी बह रहा था, कहाँ? डाउन यानी नीचे। ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि प्लेस की जानकारी देता है, कहाँ? नीचे। फ्रॉम यानी से, ये आपका प्रेपोजिशन है। द साइड ऑफ द वॉल्फ यानी भेड़िए की साइड से नीचे बह रहा था। एंड ही कुड नॉट, कुड जो है आपका मॉडल वर्ब है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डर्टी यहाँ पर आपने ऊपर देखा, ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच डर्टी, क्योंकि विशेषता बताता है यहाँ पर पानी की, लेकिन यहाँ पर जो गंदा करना, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के रूप में डर्टी का यूज किया है। डर्टी यानी गंदा करना। हिज वाटर यानी उसके पानी को, नेचुरली होता है स्वाभाविक रूप से, और ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है इस डर्टी को। कैसे? स्वाभाविक रूप से। तो आगे बात करते हैं। द वॉल्फ थ्रीटेंड द लैम अनाउंसिंग दैट ही वुड पनिश हिम। द वॉल्फ यानी भेड़िए ने, थ्रीटेंड यानी धमकी दी, द लैम उस मेमने को, तो ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब, और यहां पर ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। भेड़िए ने मेमने को धमकी दी, किस बात की? अनाउंसिंग का मतलब है ऐलान करते हुए या बताते हुए, दैट यानी कि कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, कि ही वुड पनिश, वो सजा देगा, हिम उसको, कि वो उसको सजा देगा। यहाँ पर वुड, वुड का सेंस गा गी गे, और ये विल का पास्ट है। वुड क्यों आया है? जब भी इसका जो पहले वाला क्लाउज होगा अगर वो पास्ट में है तो वुड का यूज किया जाएगा, और अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ विल का यूज किया जाता। फियरलेसली द लैम टोल्ड द वॉल्फ दैट ही वॉज गेटिंग एंग्री विदाउट अ कॉज। फियरलेसली का मतलब होता है निडरता से, यहाँ पर मैनर बताया जा रहा है। और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ। कैसे? फियरलेसली यानी निडरता से, द लैम यानी उस मेमने ने, टोल्ड यानी बताया, ये आपका V2 है। टेल होती है फर्स्ट फॉर्म, तो टोल्ड यानी बताया,
द वॉल्फ उस भेड़िए को, उस मेमने ने निडरता से उस भेड़िए को बताया। कैसे बताया? निडरता से। ये क्वालिफाई करता है इस टोल्ड को। टोल्ड एक वर्ब है और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडवर्ब ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। दैट यानी कि, ये आपका एक कंजक्शन है, कनेक्टर का काम कर रहा है। ही वॉज वो था, वॉज गेटिंग यानी हो रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हिंदी सेंस रहा था, बिकॉज वॉज के साथ जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो रहा था, वो हो रहा था। एंग्री यानी गुस्सा, विदाउट यानी बिना, अ कॉज यानी किसी कारण के। यहाँ पर कॉज से पहले ए का यूज किया है जो कि एक अनिश्चित डिटरमाइनर है। तो इसीलिए निडरता से उस मेमने ने इस भेड़िए से कहा कि वो बेवजह यानी बिना किसी कारण के गुस्सा हो रहा था। लिसनिंग टू दैट द वॉल्फ गॉट मैड एंड बिगेन स्कॉल्डिंग द लैम with a fresh charge that it was the same lamb who had run away after abusing him a year ago। तो इसका मतलब है लिसनिंग यानी लिसनिंग सुनकर टू दैट, उस बात को जो मेमने ने कहा तो उसको सुनकर द वॉल्फ भेड़िया गॉट मैड यानी पागल हो गया। ये गेट की सेकेंड फॉर्म है, भेड़िया पागल हो गया। एंड बिगेन और शुरू कर दिया स्कॉल्डिंग यानी डांटना। यहाँ पर जो मैड है वो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि भेड़िया कैसा हो गया था? पागल हो गया था। एंड बिगेन और शुरू कर दिया स्कॉल्डिंग यानी डांटना। द लैम उस मेमने को विद यानी साथ, अ फ्रेश चार्ज एक नया, एक चार्ज कहते हैं मुकदमे को, यानी उसके ऊपर नया इल्जाम लगाकर, दैट की इट वाज द सेम लैम कि वो वही मेमना था, हु हैड रन अवे जो भाग गया था, आफ्टर बाद में अब्यूजिंग हिम उसको गाली देने के आ ईयर एगो एक साल पहले। तो उसने उसके ऊपर एक नया इल्जाम लगाया और कहा कि वो वही द सेम लैम यानी वो वही मेमना था। जो यहाँ पर जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए बोला गया है मेमने के लिए। जो भाग गया था पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। कब भाग गया था? एक साल पहले उसको गाली देकर। द लैम नाउ रिप्लाइड in a trembling voice that he was not even born then। The lamb यानी इस मेमने ने now अब replied उत्तर दिया, in यानी में, a trembling voice कांपती यानी कपकपाती आवाज में, that यानी कि he was not वो नहीं था, even यानी भी, born पैदा हुआ, then तब। उसने कांपती हुई आवाज में अब उत्तर दिया कि वो तब पैदा भी नहीं हुआ था। ये जो वॉज है ना, जहां पर भी आपको इज आर एम वॉज पर, ये इनको भी क्रियाएं बोलते हैं। अगर ये देखने को मिले और इनके बाद कोई एक्शन वर्ब ना हो तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद बॉर्न यानी वो ये थर्ड फॉर्म के रूप में इसको दिया गया है, वो पैदा भी नहीं हुआ था। द वॉल्फ यानी भेड़िए ने अटैक्ड यानी हमला किया, इट यानी उसके ऊपर है, भेड़िए ने उसके ऊपर हमला किया, सेइंग कहते हुए, दैट यानी कि जन तब, इट यानी ये है, मस्ट हैव बीन यानी होगा, हिज फादर उसका पिता, और मस्ट एक मॉडल वर्ब है और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो चाहिए या फिर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में भी कर दिया जाता है, यानी गा गी गे के सेंस में भी कर दिया जाता है, और जरूरी कामों के लिए, यानी तब तो वो जरूर उसका पिता होगा, तो अवश्य या जरूर कह सकते हैं हम इसके लिए। एट दैट टाइम उस समय द लैम्स फैमिली केम देयर इन सर्च ऑफ द लैम्प, यानी उस समय द लैम्प्स फैमिली यानी उस मेमने का परिवार, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है जिसका सेंस का की के होता है। केम यानी आ गया, देयर वहां, इन सर्च तलाश में, ऑफ द लैम्प उस मेमने की, उस समय भेड़िए का परिवार मेमने की तलाश में वहां आ गया। V2 है। दे ऑल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पूरा है, दे ऑल यानी उन सभी ने अटैक्ड हमला किया द वॉल्फस भेड़िए के ऊपर, एंड ड्रोव इट अवे, तो ड्रोव के साथ अवे पढ़ेंगे, ड्रोव अवे यानी भगा दिया, इट यानी उसको। द लैम मेमना जस्ट बिल्कुल गॉड सेव्ड यानी बच गया, और मेमना बिल्कुल बच गया। अब बात करते हैं इसके गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सीखने को मिलता है। अ पावरफुल पर्सन नीड्स नो रीजन टू एक्सप्लॉइट द वीक। पावरफुल पर्सन का मतलब है ताकतवर लोग। आ पावरफुल पर्सन यानी किसी ताकतवर इंसान को, किसी शक्तिशाली इंसान को
ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि क्वालिफाई करता है पर्सन। कैसा पर्सन? ताकतवर इंसान को नीड्स आवश्यकता होती है। नो रीजन, कोई किसी मतलब कोई भी कारण, मतलब कोई कारण नहीं चाहिए उन्हें। टू एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना, तभी कमजोर को। एक शक्तिशाली, एक ताकतवर इंसान को कमजोरों का शोषण करने के लिए किसी कारण, रीजन की जरूरत नहीं होती है। वो बेवजह किसी को भी परेशान कर सकते हैं। देयर इज नाउ लॉ टू सेव द वीक। देयर इज यानी है, नाउ मीन्स अब, लॉ कहते हैं कानून यानी नियम, टू सेव बचाने के लिए, द वीक कमजोरों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द वीक। वीक हालांकि एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब कोई एडजेक्टिव सिंगल यानी अकेले आता है और उससे पहले द लगा होता है, द वीक, तो वो एक नाउन का काम करता है। यानी द वीक यानी कमजोर लोगों को। तो कमजोर लोगों को बचाने के लिए अब नियम है। इवन इफ देयर इज, चाहे अगर है तो, मतलब इवन इफ देयर इज, अगर है भी तो, अगर है भी तो, द पावरफुल पर्सन यानी ताकतवर लोग, डज नॉट केयर यानी परवाह नहीं करते हैं, अबाउट इट यानी इसके बारे में, कि नियम तो है, लेकिन अगर नियम है भी तो भी पावरफुल लोग जो होते हैं वो नियम के बारे में परवाह नहीं करते हैं। द वॉल्फ वॉज द वन यानी भेड़िया उन्हीं में से एक था, वॉज द वन यानी उन्हीं में से एक था, इन पावर यानी सत्ता में। भेड़िया जो था वो सत्ता में था, यानी उस टाइम पावरफुल था। एंड विश्ड और चाहता था, टू हंट शिकार करना, द लैम उस मेमने का, विदाउट एनी रीजन बिना किसी वजह के। तो भेड़िया उनमें से वही सत्ता में से था, वही पावरफुल इंसानों में से था उस वक्त, क्योंकि लैम जो था वो कमजोर था और वो बिना किसी वजह उस मेमने का शिकार करना चाहता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।